नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए आज के आर्टिकल्स देखते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है ये पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में बात करता है कि कैसे ये बिल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए। हमारे देश में अभी तक कोई ऐसा कानून नहीं है जो डेटा प्रोटेक्शन की बात करता है। उसके साथ में इस कानून को क्रिटिकली एनालाइज करके कुछ प्रोविजंस के बारे में आर्टिकल में राइटर ने डिस्कस किया हुआ है कि ये जो पर्टिकुलर प्रोविजंस है इनका नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसे प्रोविजंस के बारे में बात की गई है जो कि काफ़ी अच्छे हैं इस कानून में। तो ये पूरे कानून के बारे में हम चर्चा करेंगे इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। उसके बाद में जो हमारा दूसरा आर्टिकल है ये साइंस टेक एंड इनोवेशन जो नई पॉलिसी आई है उसके संबंध में बात करता है कि कैसे ये वक्त की अभी ज़रूरत है। उसके साथ में जो हमारी असमानता भी देखने को मिलती है, हमें लैंगिक असमानता भी मिलती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कि महिलाओं की पार्टिसिपेशन काफ़ी कम है, उसके बारे में भी बात करता है। उसके अलावा ये पर्टिकुलर जो पॉलिसी है इसमें कैसे महत्वपूर्ण रिकमेंडेशंस है जो कि हमारे देश को आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, उन सारी चीज़ों के बारे में भी यह आर्टिकल बात करता है। अंत में जैसे पता है आपको कि न्यूज़ इन फ्लैश होता है जिनमें हम उन समाचारों के बारे में चर्चा करते हैं जो कि हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले लॉ सीखो की कुछ कोर्सेज और पैकेजेस है। इन्हीं में से एक कोर्स है लॉर्ड ऑफ द कोर्सेज जो कि हमारी न्यायिक परीक्षा की तैयारी के लिए है। उसके अलावा भी लॉ सीखो की और भी कुछ कोर्सेज है। इन सारे कोर्सेज की जानकारी आपको लॉ सीखो की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। तो चलिए आज का एमसीक्यू देखते हुए यह है कि 2019 में गणतंत्र दिवस परेड में चीफ गेस्ट कौन थे, मुख्य अतिथि कौन थे। आपका ऑप्शन ए है डोनाल्ड ट्रंप, ऑप्शन बी है जिंगमे केशर नामग्याल वांगचुक, ऑप्शन सी है साइरिल रामाफोसा या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए अभी बढ़ते हैं हमारे वर्णनात्मक प्रश्न की ओर। तो वह यह है कि व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक डेटा प्रोटेक्शन बिल के प्रावधानों का गंभीर रूप से विश्लेषण करें जो गोपनीयता और सहमति के लिए वर्तमान में गैर मौजूद मानकों को अद्यतन करने का प्रयास करता है। आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए हमारे पहले आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं जो कि है नेशनल डेटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन के बारे में। तो ये पूरा जो डिबेट है, ये पूरा जो डिस्कशन है ये 2017 से और ज़्यादा तेज हो गया। अब 2017 में ऐसा क्या हुआ था? 2017 में आया था पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस का जजमेंट जिसमें प्राइवेसी को एज ए फंडामेंटल राइट माना गया था। जो निजता है उसे हमारा मौलिक अधिकार माना गया था। तो अगर हम डेटा प्रोटेक्शन की बात करें, डेटा प्रोटेक्शन लॉस की बात करें तो अभी अगर विश्व में देखें तो 80 ऐसे कंट्रीज, 80 ऐसे देश हैं जिसमें ऑलरेडी एक नेशनल लॉ फॉर प्रोटेक्टिंग the collection of data of their citizens by companies and government। तो 80 ऐसे विभिन्न डिफरेंट देश है, 80 ऐसे देश है विश्व में जो कि डेटा कलेक्शन जो कि सरकार और कंपनियों के द्वारा किया जाता है उसका प्रोटेक्शन करता है, उसको कैसे रेगुलेट किया जाता है उसकी बात करता है। लेकिन भारत में अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं है। उसी को देखते हुए 2019 में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल लाया गया, इसका ड्राफ्ट लाया गया। ये अभी हमारी पार्लियामेंट्री जो संसदीय कमेटी है उसके पास में है। तो यहाँ पर बात महत्वपूर्ण आ जाती है कि डेटा प्रोटेक्शन इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। हाँ, संवैधानिक रूप से जैसे पुट्टास्वामी केस में बताया गया कि ये हमारा मौलिक अधिकार है। उसके अलावा भी अगर हम अर्नेस्ट एंड यंग EY जो है बहुत बड़ा एक फर्म है, इनकी माने तो इनका कहना है कि 2025 तक जो ये टेक्नोलॉजी है, जो डेटा कलेक्शन है, ये सब सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन हमारी इकोनॉमी में ये करीब करीब $1 ट्रिलियन तक हो जाएगा 2025 में। तो अगले 4 से 5 वर्षों में ये एक बहुत बड़ा मेजर प्लेयर रहने वाला है। तो बहुत ज़रूरी है कि इसके संबंध में कोई ना कोई कानून हो। तो अगर हम बिल की बात करें, इस ड्राफ्ट बिल की बात करें तो इसमें कुछ प्रोविजंस हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि डेटा कलेक्शन जो कि कंपनीज के द्वारा किया जाता है उसके बारे में ये बिल क्या कहता है। तो ये बिल कहता है कि रिक्वायर्ड डिजिटल फर्म टू ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम यूजर्स। तो अगर कोई कंपनी, कोई फर्म डेटा रखना चाहे अपने यूजर्स का अपने पास में तो उन्हें यूजर्स की अनुमति लेने की, परमिशन लेने की आवश्यकता होगी। उसके अलावा इस बिल में ये भी बताया गया है कि जो यूज़र है वो उनके डेटा के ओनर्स हैं, मालिक है। तो यहाँ पर जब तक मालिक चाहेगा जो डेटा संरक्षित किया गया है कंपनियों के द्वारा, कंपनियों के पास में जो डेटा रखा गया है वो तब तक रहेगा। और जब वो चाहेंगे कि वो इस डेटा को भूल जाए, इरेज कर दे, तब उन्हें ये भी करना
पड़ेगा। उसके अलावा अगर हम बात करें कि वो डेटा कलेक्शन जो कि गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, तो उसको लेकर थोड़ा क्रिटिसिज्म देखने को मिला। तो यहाँ पर क्रिटिकल और सेंसिटिव पर्सनल डेटा इज एसेसिबल टू गवर्नमेंट इफ नीडेड टू प्रोटेक्ट नेशनल इंटरेस्ट। तो जो आपका बहुत क्रिटिकल और सेंसिटिव पर्सनल डेटा है वो भी गवर्नमेंट एक्सेस कर सकती है, उसको भी गवर्नमेंट अपने पास में रख सकती है, इस्तेमाल कर सकती है, ऐसी कंडीशन में जब नेशनल इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्ट करने की बात हो। तो यहाँ पे बी एन श्री कृष्णा, जो कि जस्टिस बी एन श्री कृष्णा चेयरमैन है इस ड्राफ्टिंग कमेटी के जिन्होंने ये बिल ड्राफ्ट किया है, उन्होंने खुद कहा है कि गवर्नमेंट एक्सेस एग्जम्पशन रिस्क क्रिएटिंग एन ऑरवेलियन स्टेट। तो यहाँ पर अगर आप कोई एग्जम्पशन देते हैं तो कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट को एक एज अ ऑरवेलियन स्टेट बनने में मदद करेगा। ऑरवेलियन स्टेट क्या है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगली स्लाइड में। पहले हम ये डिस्कशन एक कंप्लीट कर ले। उसके अलावा नो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ऑफ मेंबर ऑफ जुडिशरी इन गवर्नमेंट बॉडी डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी। तो इस पर्टिकुलर कानून में डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाने की भी बात की गई है, लेकिन यहाँ पे एक क्रिटिसिज्म ये किया गया है राइटर के द्वारा कि इसमें एक भी ऐसा इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट नहीं रखा गया, जुडिशरी का ऐसा इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट नहीं रखा गया जो कि इस पर्टिकुलर अथॉरिटी का मेंबर है। क्योंकि जुडिशरी की अगर हम जब भी बात करते हैं तो ये एग्जीक्यूटिव के कामों पर चेक्स एंड बैलेंसेस रखती है। तो चलिए अब जानते हैं हम ऑरवेलियन स्टेट के बारे में। तो ऑरवेलियन स्टेट क्या होता है? अगर आपने जॉर्ज ऑरवेल का 1984 नॉवेल पढ़ा होगा तो आपको इसका आइडिया लग गया होगा। ये एक ऐसे स्टेट की बात करता है जिसमें जो गवर्नमेंट है वो वो उनके सिटीजन्स के हर एक्टिविटी को कंट्रोल करती है, छोटी छोटी चीज़ पर ध्यान रखती है। तो अगर हम इसका डिक्शनरी मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है यूज टू डिस्क्राइब अ पॉलिटिकल सिस्टम इन विच द गवर्नमेंट ट्राइज टू कंट्रोल एवरी पार्ट ऑफ पीपल्स लाइफ, सिमिलर टू डिस्क्राइब्ड इन द नॉवल 1984। तो 1984 इस नॉवल में डिस्क्राइब किया गया है कि कैसी हर छोटी छोटी गतिविधि में लोगों के जो घर है, लोगों के घरों में कैमरे लगे रहते हैं और गवर्नमेंट की हर एक्टिविटी का ध्यान रखती है। तो एक ऐसे स्टेट की अगर हम बढ़ेंगे, जो जस्टिस श्री कृष्णा है उन्होंने कहा है कि अगर हम एग्जामिनेशन ज़्यादा प्रदान करते हैं तो चलिए हमारे दूसरे आर्टिकल पे आते हैं जो कि बात करता है एसटीआई पॉलिसी के बारे में। एसटीआई क्या है? ये है साइंस टेक एंड इनोवेशन पॉलिसी। तो इस पॉलिसी का पर्टिकुलर ड्राफ्ट रखा गया इस महीने के, इस साल के पहले हफ्ते में ही। तो राइटर बताते हैं कि ये जो पर्टिकुलर ड्राफ्ट है ये अपने आप में काफ़ी रेडिकल और प्रोग्रेसिव प्रपोजल्स रखता है कि जो समय की आवश्यकता है उस हिसाब के प्रोग्रेसिव प्रपोजल्स में रखे गए हैं और बहुत ज़रूरी है कि हम इस फील्ड पर ध्यान दें। तो कुछ की फीचर्स बात कर लेते हैं इस पॉलिसी की। तो कोर प्रिंसिपल्स क्या है, मूल सिद्धांत क्या है, वो बात करते हैं डिसेंट्रलाइज्ड जो कि है विकेंद्रीकृत, एविडेंस इन्फॉर्म्ड, साक्ष्य सूचित, बॉटम अप ऊपर से नीचे से ऊपर की अप्रोच, डायनामिक गतिशील, एक्सपर्ट ड्रिवन एंड इंक्लूसिव, विशेषज्ञ संचालित और समावेशी। तो ये इसके कुछ कोर प्रिंसिपल है जिस पे ये ड्राफ्ट पॉलिसी बात करती है। उसके अलावा गाइडेड बाय द विजन ऑफ पोजिशनिंग इंडिया अमंग द टॉप 3 साइंटिफिक सुपर पावर इन नेक्स्ट डिकेड। तो अगले दशक में हम उन 3 महाशक्तियों में, उन 3 साइंटिफिक महाशक्तियों में शामिल हो जाए, ये इस पर्टिकुलर जो पॉलिसी है इसका एम है, इसका विजन है। उसके अलावा आउटलाइन स्ट्रेटजी ऑफ स्ट्रेंथनिंग इंडिया एसटीआई इकोसिस्टम एंड अचीव गोल ऑफ आत्मनिर्भर भारत। तो यहाँ पर एक हमेशा भारत देश में ये बात की जाती है कि हमें वैसा, यहाँ के युवाओं को वैसा, और जो ऐसे लोग जो इनोवेशन और रिसर्च के क्षेत्र में काम करते हैं इनको इकोसिस्टम नहीं मिल पाता, वो माहौल नहीं मिल पाता है जो कि आत्मनिर्भर भारत के गोल को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर ऐसे ही इकोसिस्टम क्रिएट करने के लिए ये पॉलिसी का एक उद्देश्य है। उसके अलावा ये पॉलिसी प्रपोज करती है ओपन साइंस फ्रेमवर्क की। तो इसके अंतर्गत जो पब्लिक फंडेड रिसर्च होंगी इसको कोई भी फ्रीली एक्सेस कर पाएगा। तो यहाँ पे वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन की बात की गई है कि एक ही सब्सक्रिप्शन से आप सारे रिसर्च को एक्सेस कर सके। उसके साथ में R&D इंस्टीट्यूशन स्पेंड 1500 करोड़ पर एनम ऑन सब्सक्रिप्शंस। तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि
अगर हमको कोई नई रिसर्च करनी है तो बहुत ज़रूरी है कि पास्ट में, भूत में क्या कार्य किया गया है उसे देखने की, तभी हम कुछ नई चीज़ ला पाएंगे। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जो रिसर्च ऑलरेडी की गई है वो आराम से एक्सेसिबल हो। तो अब बात करेंगे हम इंक्लूजन एंड इक्विटी की, कि कैसे समावेशी इसे ये पॉलिसी अपने आप में है, खासकर लैंगिक समानता कैसे लाती है और महिलाओं की सहभागिता कैसे ये बढ़ाती है। तो यहाँ पर बात की गई है कि अगर हम पिछले 6 सालों में जाए तो यहाँ पर साइंस एंड एजुकेशन में जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन है वो डबल हुआ है। उसके साथ में इम्प्रूवमेंट इन पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन साइंस एंड टेक एट बोथ बैचलर एंड मास्टर्स। तो यहाँ पर बैचलर्स और मास्टर्स के स्तर पर अगर हम देखें तो महिलाओं की जो सहभागिता है वो बढ़ी है 53 और 55% से। तो यहाँ पर जितनी सहभागिता पहले रहती थी उससे अभी सुधार आ रहा है, ये देखने को मिलता है। लेकिन उसके अलावा नो इम्प्रूवमेंट में हमें कुछ क्षेत्रों में दिखता है। जैसे अगर हम ओवरऑल पार्टिसिपेशन की बात करें तो ये अभी भी केवल 16% तक ही सीमित है। वही हम अगर डॉक्टरल लेवल की बात करें जो कि अपने आप में एक हाईएस्ट डिग्री होती है रिसर्च में, हाँ इसके आगे भी होती है, लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण होती है वो डॉक्टरल डिग्री होती है। तो यहाँ पर अगर हम एक ग्रोथ देखें तो वो पुरुषों का 56% है, वही महिलाओं का 44% है। तो यहाँ पर एक चिंता का विषय इसीलिए है क्योंकि पहले से ही यहाँ पे महिला और पुरुषों के बीच में एक गैप है, और अब ये जो इंक्लूजन हो रहा है, ये जो पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, उसमें भी पुरुषों का पार्टिसिपेशन जो है महिलाओं के मुकाबले ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर अपने आप में गैप है जिसको ये पॉलिसी एड्रेस करने की भी कोशिश करती है। उसके अलावा भारत की तरफ से कुछ इनिशिएटिव्स पहले से लिए जा चुके हैं, जैसे हमने ग्लोबल फ्रेमवर्क टू सपोर्ट जेंडर इक्वलिटी इन हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, उसके लिए अथेना स्वान चार्टर लाया गया था जिसमें भारत ने खुद अपना वर्जन ला के इसको ग्राउंड पे लेकर आ गए हैं। उसके अलावा साइंस टेक एंड इनोवेशन पॉलिसी ने ये भी रिकमेंड किया गया है कि ऐसे ग्रुप्स जो कि एक्सक्लूडेड है उनको भी शामिल किया जाए। उसके साथ में डबल रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो कि कपल्स के लिए खास तौर पे है उसे भी इंट्रोड्यूस करने की बात की गई है। तो यहाँ पर कोविड-19 ने हमको काफ़ी ज़्यादा शिक्षा दी है। तो यहाँ पर साइंस टेक एंड इनोवेशन के लिए भी हमको एक बहुत बड़ी शिक्षा मिली है कि हमें इस क्षेत्र में बराबर ध्यान देने की आवश्यकता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट को हमको एक मुख्य उद्देश्य बना के चलना चाहिए, और यहाँ पर जो एकेडमिया और इंडस्ट्री है इनको साथ में मिलकर काम करना चाहिए, इनको वर्क शेयर करना चाहिए। अपने पर्पस, सिनर्जी, कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन इनमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी हम किसी ऐसी नई बीमारी से या ऐसी नई समस्या से जो कि आज की युग की है उससे हम लड़ पाएंगे, उससे निजात पा पाएंगे। तो यहाँ पर उसके अलावा गवर्नमेंट की फंडिंग कैसे रही है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो अगर भारत में देखें तो हमारी जीडीपी का केवल 0.6%, केवल 0.6% ही हम स्पेंड करते हैं हमारी रिसर्च R&D पर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। वही अगर हम बड़ी इकोनॉमिक्स को देखें, मेजर इकोनॉमिक्स में को देखें तो वो अपने 1.5 से 3% अपनी जीडीपी का खर्च करती है R&D पर। तो उसके अलावा अगर हम प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट देखें तो वो भी भारत में काफ़ी कम है, 40% से भी कम है। वही अगर हम दूसरी कंट्रीज को देखें तो वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर काफ़ी इंटरेस्टेड इस फील्ड में, और वो वहाँ पे 70% तक का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। उसके अलावा जो पर्टिकुलर पॉलिसी है ये बात करती है एक्सपांशन ऑफ STO फंडिंग लैंडस्केप एट सेंटर एंड स्टेट लेवल। तो जैसे हमने फंडिंग की बात करी तो ना केवल सेंट्रल बल्कि स्टेट लेवल पे भी कैसे फंडिंग बढ़ाई जाए इसके बारे में ये पॉलिसी बात करती है। उसके साथ में प्राइवेट सेक्टर जो है उन्हें भी कैसे प्रोत्साहित किया जाए कि वो R&D में इन्वेस्टमेंट करे। उसके अलावा बूस्टिंग फाइनेंशियल सपोर्ट एंड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स फॉर इंडस्ट्री एंड फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म फॉर पब्लिक प्रोक्योरमेंट। तो जैसे पब्लिक प्रोक्योरमेंट बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए, कि सरकार खुद उन चीज़ में दिलचस्पी दिखाए, उसमें पैसा खर्च करे, उसको खरीदे। तो वैसे ही इस पॉलिसी में बात की गई है कि एक ऐसा मैकेनिज्म बने जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट की भी बात करता हो। उसके अलावा कोलैबोरेटिव STI फंडिंग, तो कैसे यहाँ पर बोथ पब्लिक और प्राइवेट एक कोलैबोरेटिव फंडिंग देखने को मिले। एडवांस मिशन इन इनोवेटिव रिसर्च इकोसिस्टम एडमायर जो है ऐसा मैकेनिज्म भी बताने की बात की गई है। उसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ नेशन STI फाइनेंशियल अथॉरिटी, तो यहाँ पर एक STI फाइनेंशियल अथॉरिटी, उसके साथ में STI डेवलपमेंट बैंक बनाने की भी बात की गई है जहाँ से रिसर्चर्स को आराम से फंडिंग मिल पाए। उसके अलावा जो जनरल फाइनेंशियल रूल्स है उसमें मॉडिफिकेशन और उसे वेवर की बात भी की गई है, क्योंकि यहाँ पर रिसर्चर्स को काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ती है फंडिंग और इसलिए वो अपनी रिसर्च कंडक्ट नहीं करा पाते हैं। तो चलिए अब हमारे आर्टिकल्स आज के डिस्कस हो गए, न्यूज़ इन फ्लैश की तरफ बढ़ते हैं। तो जो पहली न्यूज़ है वो है हमारे सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में
जो एंटी कन्वर्जन लॉज है यूपी और उत्तराखंड के, उन्हें चैलेंज किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्टे लगाने से तो मना कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की जांच करने की बात की गई है। इसके लिए उन्होंने नोटिस भी भेजा है जो कंसर्न गवर्नमेंट है उन्हें। तो ये जो पर्टिकुलर बेंच थी ये लेड की गई थी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद बोबड़े के द्वारा। उसके अलावा जो दूसरी खबर है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है, जिसमें सऊदी और कतर की बात की गई है। तो 2017 से जो सऊदी अरेबिया और उसके जो और जो कोलिशन कंट्रीज है, मिडिल ईस्टर्न जो कोलिशन कंट्रीज है, इन्होंने अपने जो टाइज थे, जो संबंध थे, वो कतर से खत्म कर दिए थे। इसके पीछे ये कारण बताया गया था कि कतर के संबंध जो है वो रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप से है। लेकिन विशेषज्ञों की माने तो कहीं ना कहीं कतर ने जो अपना सपोर्ट एक्सटेंड किया था ईरान को, उसको देखते हुए सऊदी अरब और उसकी जो साथ की जो मित्र देश है उन्होंने अपने टाइज कट कर दिए थे कतर से। लेकिन अभी 4 साल बाद ये बहुत अच्छी खबर है कि कतर और सऊदी अरेबिया में जो कोलिशन था, जो टाइज थे जो खत्म हो गए थे, उसे वापस रिस्टोर किया जाएगा। तो वैसे ये महत्वपूर्ण इसीलिए भी हमारे लिए भी हो जाता है क्योंकि वर्ल्ड में जितनी शांति रहेगी वो कहीं ना कहीं सबके लिए ही अच्छा रहेगा। क्योंकि वर्ल्ड में कहीं भी डिस्टर्बेंस होता है तो आज हम ऐसे एक दूसरे से जुड़ गए हैं कि इसका प्रभाव सब पर पड़ता ही है। तो चलिए, अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप लॉ सीखो जुडिशरी प्रेप सपोर्ट ग्रुप इनर सर्कल से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको लॉ सीखो से संबंध में, उसके कोर्सेज के संबंध में कोई भी जानकारी चाहिए तो वो आप हमारी वेबसाइट www.lawsikho.com से भी ले सकते हैं। तो चलिए इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।